हे गाइस हाय। सो इन द लास्ट क्लास हमने क्या क्या कर लिया। तो हमने शुरू की थी प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन की डिफरेंस और डेफिनेशन से। फिर हमने बोला कि भाई ठीक है, प्लांट ग्रोथ के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर करेंगे। हमने बोला इनडिटर्मिनेट है, स्लैश ओपन है, या लोकलाइज्ड है। लोकलाइज है तो किधर होता है, रूट टिप, शूट टिप, नेचर क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, क्वांटिटेटिवली मेजर भी करते हैं तो ग्रोथ रेट कैसे मेजर कर सकते हैं वो देखा हमने। फिर हमने ये भी देखा कि ग्रोथ रेट मेजर कर लिया तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होता है, क्या फ़र्क है उन दोनों के बीच में। व्हेन वी डिड दैट फिर हम आए कि चलो ठीक है, ग्रोथ रेट ठीक है, क्वांटिटेटिव भी होता है, वेरी गुड। बट कहानी वहीं पे शुरू नहीं ख़त्म नहीं होती। फिर हमने बोला कि चलो ठीक है, कोई पैटर्न है, कोई मॉडल है क्या ग्रोथ का जिससे हम प्लांट के ग्रोथ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, एरिथमेटिक ग्रोथ है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ है, और रियल में सिग्मोइडल शेप हमें मिलता है। हमने सिग्मोइडल शेप का इक्वेशन भी समझा, एंड एफिशिएंसी इंडेक्स क्या होता है ये समझा। फिर हमने समझा कि भाई देखो, इंसान तो अगर कंडीशंस सही नहीं है तो हम तो भाग सकते हैं, प्लांट तो भाग नहीं सकते। तो प्लांट क्या करेंगे, तो हमने ये समझा कि चलो भाई, प्लांट कैन शो प्लास्टिसिटी विच इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट इन डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशंस। हमने एग्जांपल देखा, हीट्रोफाइली, प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स, और दो तरह की हीट्रोफाइली, डेवलपमेंटल और एनवायरमेंटल हीट्रोफाइली। अब कहानी शुरू होती है प्लांट हॉर्मोन्स की। अब देखो, आज के लेक्चर में, इस लेक्चर में हम ऑक्सिन करने वाले हैं। तो लेट अस विदाउट फर्दर डिले, लेट अस बिगिन नाउ। अब एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, प्लांट हार्मोन्स और एनिमल हार्मोन्स के बीच में थोड़ा डिफरेंसेस हैं, थोड़ा सिमिलैरिटीज है। बोथ ऑफ देम आर हार्मोन्स, राइट। अब ये समझना पड़ेगा हार्मोन्स होते क्या हैं बेटा। तो हार्मोन्स आर, एज योर एनसीईआरटी राइट्स, दे आर नॉन न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो न्यूट्रिएंट का काम नहीं करते। आपके लिए अभी यही डेफिनेशन हमें रखना है। दे आर नॉन न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स विच आर यूजुअली एक्टिव इन दी स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन। एक जगह से दूसरे जगह जाके वहां पे काम करेंगे। जरूरी नहीं है प्लांट हॉर्मोन्स भी ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बेयर करें, जरूरी नहीं है। बट इसेंशियली हार्मोन क्या है, हार्मोन्स हियर आर मैसेंजर्स। So they'll go and produce an effect. They'll communicate and produce an effect. अब देखो, एक चीज आपको यहाँ समझनी पड़ेगी। इन एनिमल्स, स्पेशली इन ह्यूमंस, इन अ वे वी हैव सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मोस्टली ब्रेन से कंट्रोल हो रहा होता है, या स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल हो रहा होता है, और मैसेजेस पूरी बॉडी में फायर हो रहे होते हैं। अगर एनिमल हॉर्मोन्स की बात करें, दे आर सर्टेन ग्लैंड्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन आवर बॉडी। वो ग्लैंड्स अपना अपना हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियाज एटसेट्रा। प्लांट के जो हॉर्मोन्स हैं, दे आर नॉट सिक्रीटेड बाय एनी स्पेसिफिक ग्लैंड्स एज सच। Okay, just a moment. Sorry, some recording glitch. So they are not secreted by glands. They are just secreted by different parts of the plant. प्लांट के डिफरेंट पार्ट से, कभी रूट टिप से, कभी शूट टिप से, कभी आपके लीफ से ये हॉर्मोन्स रिलीज हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर ग्लैंड्स नहीं है जहां से मैं ये हॉर्मोन्स रिलीज करूंगा और कंट्रोल हो जाएगा। ओके, सो दे आर मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट एक्ट एज केमिकल मैसेंजर्स। ठीक है, अब कौन से प्लांट हॉर्मोन्स हमें पढ़ने हैं, तो वी हैव 5 प्लांट हॉर्मोन्स, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। प्लांट हॉर्मोन्स को एनसीईआरटी ऐसे बोलती है कि देखो, पहले 3 हार्मोन्स जो हैं, दे आर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। वहीं इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड इज नॉट अ प्रमोटर, इट्स एन इनहिबिटर, प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते। बट यही बोलते हुए एनसीईआरटी एक बात और बता देती है कि भाई देखो, इथाइलिन जो है वो बोथ कैटेगरी में आ सकता है, क्योंकि इथाइलिन के कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिसमें वो ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है, वेरास कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिसमें वो ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, तो प्रमोटर और इनहिबिटर फंक्शंस नहीं है, कैटेगरीज है। मतलब कि
ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन के मोस्ट ऑफ द एक्शन प्लांट की ग्रोथ को एक तरफ इंक्रीज कर रहे हैं, वेयर एज इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड उसे डिक्रीज कर रहा है। अब ऐसा इंट्यूटिवली हमें लगेगा कि भाई अगर ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है तो ये तो गलत बात है ना। कोई भी चीज हमारे बॉडी के अंदर हमारी ग्रोथ को इनहिबिट कैसे कर सकती है? वी दे शुडंट डू इट, बट एक्चुअली में दैट्स नॉट अ स्ट्रेट स्टेटमेंट। बोले तो मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको क्लैरिफाई करते हैं। सीड डोरमेंसी, आप आगे पढ़ोगे कि जब सीड प्रोड्यूस हो गया तो उसको थोड़े समय के लिए प्लांट डोरमेंट कर देता है। डोरमेंट मतलब बैठे रहो। अभी बैठे रहो का मतलब है कि अभी मेच्योर मत होना, अभी रेडिकल और प्यूम्यूल का ग्रोथ शुरू मत करना, अभी बस बैठे रहो, आराम करो। अब ऐसा क्यों करता है? आप बोलोगे ये तो गलत बात है भाई, सीड का काम है नया प्लांट बनाना, तो सीड को डोरमेंट तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। बट जरा सोचो, अगर सीड अभी फ्रूट के अंदर प्लांट के ऊपर लटका हुआ है और अभी अभी जर्मिनेट करना शुरू कर दिया, रेडिकल प्लूम्यूल देना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? रूट और शूट तभी निकल जाएंगे जब सीड प्लांट से अटैच था। क्या ये फायदेमंद है? नो, राइट। तो अगर ऐसा हो गया तो प्लांट एक बड़ा सा आम का पेड़ है, उससे एक आम लटका हुआ है और उसी आम के सीड के अंदर से रेडिकल और प्लूम्यूल निकल गया। नॉट गुड फॉर अस, राइट, नॉट गुड फॉर द प्लांट। इससे रूट को कभी न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा और स्टेम को कभी अगर लीफ बना भी लिया तो ऊपर वाले मैंगो के लीफ से वो छिप जाएगा। सो देर इज अ रीजन कि प्लांट सीड को उस समय डोरमेंट रखता है। हाँ, जब ये सीड नीचे आ गया और डिस्पर्स हो गया, प्लांट से दूर चला गया, थोड़े समय बाद इट्स वेरी नॉर्मल कि जब अप्रोप्रिएट कंडीशन मिले, पानी मिले, तो अब सीड डोरमेंसी को ब्रेक कर दिया जाए, सीड को परमिशन दे दी जाए कि हाँ अब आप रूट बनाइए, अब आप स्टेम बनाइए, शूट बनाइए। तो प्रमोटर और इनहिबिटर कैटेगरीज है जो हम बनाते हैं, बट आपको ये चीज समझना है कि ओवरऑल इनका भी फंक्शन वही है, प्लांट को सही सिचुएशन में ये सिग्नल देना कि भाई ग्रो करो, और खराब सिचुएशन में ये सिग्नल देना कि भाई रुक जा, समय आएगा तब ग्रो करेंगे। तो इसीलिए दे आर बेटर कॉल्ड PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, की प्लांट को की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं ये लोग। ठीक है, तो अब शुरू करेंगे फर्स्ट हार्मोन विच इज ऑक्सिन। तो चलो, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? यस। सो हर एक हार्मोन के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं और समझने हैं। मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स के बारे में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसकी डिस्कवरी कब हुई थी और कैसे हुई थी, किसने की थी। सो हर प्लांट हार्मोन्स के बारे में हमें उसका डिस्कवरी पता होना चाहिए, हमें उसका केमिकल नेचर पता होना चाहिए कि भाई ये इसका केमिकल नेचर क्या है, एक रफ आइडिया एज पर एनसीईआरटी। फिर हमें पता होना चाहिए कि इस ये सिंथेसाइज कहाँ हो रहा है। ट्रांसपोर्ट सबके बारे में पता नहीं होना चाहिए, बट एक रफ आइडिया होना चाहिए कि कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। उसके वेजिटेटिव इफेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर उसका रिप्रोडक्टिव इफेक्ट है, रिप्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो मोटा मोटी हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और जब रिप्रोडक्टिव इफेक्ट्स की बात करेंगे तो स्पेशली हमें पता होना चाहिए फ्लावरिंग अगर करवा रहा है तो कैसे करवा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई मेल या कोई फीमेल फ्लावर को प्रमोट कर रहा है। और हम पार्थिनोकार्पी से क्वेश्चन बड़े सारे आते रहते हैं, तो हमें पार्थिनोकार्पी का भी आइडिया होना चाहिए कि पार्थिनोकार्पी को सपोर्ट तो नहीं कर रहा। पार्थिनोकार्पी क्या है कि बिना सीड के फ्रूट का प्रोडक्शन हो जाना, दैट इज पार्थिनोकार्पी। ठीक है, तो हर एक हार्मोन के बारे में हमें ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो पता होना मैंडेटरी है। ठीक है, तो चलो लेट्स बिगिन। सो ऑक्सिन की कहानी शुरू होती है डार्विन एंड डार्विन से। ये वही डार्विन है जिन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था। तो चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने एक एक्सपेरिमेंट किया सीडलिंग्स के ऊपर, कैनरी ग्रास सीडलिंग्स के ऊपर। और उन्होंने क्या देखा कि जिधर से आप लाइट दोगे, फ्रॉम विच एवर डायरेक्शन यू आर गिविंग द प्लांट लाइट, जो सीडलिंग है वो उस तरफ को बेंड करेगा। तो हमने इधर से लाइट दिया, सीडलिंग इधर की तरफ बेंड हो गया।
अगर आपने टिप को काट दिया, इफ द टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल, अगर आप कंफ्यूज हो कोलियोप्टाइल क्या था, कोलियोप्टाइल नथिंग बट प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर था प्ल्यूम्यूल के ऊपर, ठीक है, तो आप उसे बस सीडलिंग मान लो अभी। अगर आपने टिप को काट दिया तो अब बेंडिंग रिस्पॉन्स, जो झुक रहा था वो लाइट की तरफ, अब वो रिस्पॉन्स नहीं हो रहा। अगर आपने टिप को कवर कर दिया, वंस अगेन रिस्पॉन्स आना बंद हो जाएगा। सो डार्विन एंड डार्विन को पहली दफा लगा कि भाई कुछ तो है टिप पे जो लाइट को डिटेक्ट कर रहा है और प्लांट का मूवमेंट, प्लांट का ग्रोथ टुवर्ड्स लाइट को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है। ठीक है, इनका एक्सपेरिमेंट था कैनरी ग्रास पे, याद रखना। अब बॉयसन एंड जेनसन का एक्सपेरिमेंट आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, ओके। ज़्यादा नहीं सोचना है इसके बारे में, डोंट वरी, जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब बॉयसन जेनसन का एक्सपेरिमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने क्या किया कि जब वो लाइट पास कर रहे थे तो एक तरफ ये लाइट साइड है और ये डार्क साइड है। जिधर से लाइट आ रही है उसको बोला लाइट साइड, जिधर से लाइट नहीं आ रही उसको बोला डार्क साइड। डार्क साइड में एक मिका, एक मेटेलिक शीट घुसा दी। अब ये मेटेलिक शीट जो है किसी भी चीज को ऊपर से नीचे आने नहीं देगा। उन्होंने देखा कि जब मेटेलिक शीट डार्क साइड में घुसाया तो क्या होगा, जब मेटेलिक शीट लाइट साइड में घुसाया तो क्या होगा। तो उनका आइडिया रिजल्ट क्या था कि देखो डार्क साइड में घुसाने से जो बेंडिंग रिस्पॉन्स है वो बंद हो गया, लाइट साइड में घुसाया तो बेंडिंग रिस्पॉन्स अभी भी दे रहा है। यानी आपका सीडलिंग लाइट की तरफ झुकेगा अगर हमने जो ये इम्परमिएबल शीट डाली है मिका की, वो लाइट की तरफ है। अगर डार्क की तरफ है तो रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो उन्हें लगा देखो यार, मेटेलिक शीट तो केमिकल के फ्लो को रोकेगी, तो हो सकता है मोस्ट लाइकली जो केमिकल यहाँ पे है वो एक सब्सटेंस है जो डार्क साइड से ट्रैवल कर रहा है। उन्हें ऐसा लगा कि कोई ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस तो है जो ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, अब उन्होंने इस चीज को और वेरीफाई करना चाहा। और वेरीफाई कैसे किया, तो एक बार लाइट से एक्सपोज किया, लाइट से एक्सपोज करने के पहले टिप को काटा और टिप और रिमेनिंग पार्ट ऑफ सीडलिंग के बीच में जिलेटिन का एक हिस्सा, एक टुकड़ा डाल दिया। जिलेटिन का एक टुकड़ा टिप और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लांट के बीच में डाल दिया। जब ऐसा हुआ तब भी हमें ग्रोथ बेंडिंग मिला। ये तभी हो सकता है जब टिप कोई केमिकल बना रहा हो, वो केमिकल डार्क साइड से नीचे की तरफ आ रही हो और उस वजह से कोई बेंडिंग हो रहा है। तो एक ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस है, एक केमिकल है जो मेटल को क्रॉस नहीं कर पाया, इसलिए रिस्पॉन्स मेटल ने इनहिबिट कर दिया, बट जिलेटिन से क्रॉस कर पा रहा है, इसलिए जिलेटिन के ब्लॉक ने उसे इन्फ्लुएंस नहीं किया। अभी भी जिलेटिन के ब्लॉक डालने के बाद भी प्लांट बेंडिंग शो कर पा रहा है। ठीक है, सो दिस इज ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस। बट फाइनल क्रेडिट हम किसको देते हैं, ये नाम आपकी एनसीईआरटी में है एफ.डब्ल्यू. वेंट को। अब एफ.डब्ल्यू. वेंट ने अवीना, अवीना सटाइवा ओट के ऊपर काम किया और इस टेस्ट को अवीना कर्वेचर टेस्ट भी कहते हैं। व्हाट इज अवीना कर्वेचर टेस्ट? ओ आई थिंक, आई होप पुराना वाला पार्ट विजिबल था। कुछ पार्ट्स इधर हैं जो शायद आपको विजिबल नहीं होंगे, बट आई रीअरेंज जब भी वो पार्ट्स आएंगे, डोंट वरी। लेट मी सी इफ आई कैन अरेंज इट राइट नाउ। वेट, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि कोई भी चीज़ ज़्यादा मेरी तरफ ना हो, और अगर होगी तो डोंट वरी, आई विल मूव सो दैट आपकी विजिबिलिटी इम्पैक्ट ना हो। ओके।
Let me see. Just give me a moment. ओके, तो अब आपको वो जेलेटिन वाला पार्ट एक्सपेरिमेंट दिख रहा है जो अभी अभी हमने डिस्कस किया ना। अब FW वेन का वीना कर्वेचर टेस्ट क्या था कि देखो, कोलियोप्टाइल टिप्स को, जो एक्सपोज किया हुआ कोलियोप्टाइल टिप्स है, उसको उन्होंने जिलेटिन पे रखा था। ठीक है, तो जिलेटिन के ब्लॉक पे उन्होंने कोलियोप्टाइल टिप्स को रख दिया, और अब इस टिप को क्या किया, इस टिप को उन्होंने एक कटे हुए ब्लॉक के ऊपर दोबारा रखा। तो पहले कोलियोप्टाइल टिप को एक्सपोज किया लाइट से, उसके बाद जिलेटिन को, जिस जिलेटिन के ऊपर उन्होंने कोलियोप्टाइल टिप को रखा था, उस जिलेटिन ब्लॉक को प्लांट के टिप के ऊपर रख दिया। अब अगर ये केमिकल इन्फ्लुएंस है तो ऑल आई नीड इज दैट केमिकल, मुझे टिप की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो बस वो केमिकल से मतलब है। और जब वो केमिकल आया तो प्लांट ने बेंडिंग दिखा दी। ठीक है, तो मुझे टिप भी नहीं चाहिए, मुझे बस टिप के द्वारा एक केमिकल चाहिए था। और इसी वजह से दिस वॉज द मोस्ट डेफिनेटिव प्रूफ कि भाई देखो, कोई केमिकल है जो टिप पे सिंथेसाइज हो रहा है, वो केमिकल के सिंथेसिस की वजह से प्लांट बेंडिंग शो कर रहा है। इसी को बोला गया था अवीना कर्वेचर टेस्ट। सो कहाँ सिंथेसाइज होता है ऑक्सीजन, तो अब लेटर ऑन आइडिया लग गया कि भाई ये जो केमिकल सब्सटेंस है ये कुछ और नहीं बल्कि एक प्लांट हार्मोन है जिसको कहते हैं ऑक्सीजन। कहाँ सिंथेसाइज होगा, रूट और शूट के टिप्स पे, बट यंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट में भी सिंथेसाइज होता है। अब किस यंग पार्ट ऑफ द प्लांट की हम बात कर रहे हैं, यंग पार्ट जैसे कि लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, यहाँ पे भी ये सिंथेसाइज हो सकता है। नाउ केमिकल नेचर क्या है इन कंपाउंड्स का, सो केमिकली दे आर इंडोल कंपाउंड्स। इंडोल एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ मोस्ट लाइकली ट्रिप्टोफैन वुड एक्ट एज अ प्रीकर्सर। प्रीकर्सर मतलब जिसको मॉडिफाई करके हम ये बनाने वाले हैं। नेचुरल फॉर्म इसका क्या है, अब ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IBA ब्यूटायरिक एसिड, IPA फिनाइलिक एसिड। सो IAA, IBA, IPA ये इनके नेचुरल फॉर्म्स हैं, यानी हमें ये फॉर्म्स प्लांट से मिलते हैं। बट इसकी देखा देखी हमने सिंथेटिक फॉर्म भी बना लिए, और सिंथेटिक फॉर्म इज NAA नैप्थेलिनिक एसिटिक एसिड। ओके, सो IAA, IBA, IPA नेचुरल फॉर्म्स हैं, NAA सिंथेटिक फॉर्म है। ठीक है, अब फर्स्ट नेचुरल ऑक्सीजन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। अगर आप कॉगल एंड हैगन स्मिथ का नाम भूल जाओ तो चलेगा, वी वोंट आस्क यू द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने इसे आइसोलेट किया था, लेकिन ये ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया था, दिस यू नीड टू रिमेंबर। कूल, अब एक चीज याद रखना बेटा, ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया था का ये मतलब नहीं है कि ह्यूमंस प्रोड्यूस करते हैं। इसका सिर्फ ये मतलब है कि ह्यूमन यूरिन में इसका प्रेजेंस मिला था। क्यों मिला था, क्योंकि भाई हम प्लांट्स खाते हैं, और बीइंग अ प्लांट हार्मोन हम इसको मेटाबोलाइज नहीं करते, इसीलिए ह्यूमन यूरिन से ये आइसोलेट हो पाया था। क्लियर है, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि ह्यूमन यूरिन से ये क्यों मिला, इसलिए मिला क्योंकि हम प्लांट्स खाते हैं, हमारी बॉडी इसको मेटाबोलाइज नहीं करती, तो इसलिए ये ह्यूमन यूरिन में इजीली मिल जाता है। ठीक, सिंथेटिक ऑक्सीजन NAA नैप्थेलीन एसिटिक एसिड, एंड 2,4-D इसका फुल फॉर्म प्लीज याद रखना, 2,4 डाइक्लोरो, दो क्लोरीन है, फिनॉक्सो एसिटिक एसिड। सो बेसिकली देखो सब में एसिटिक एसिड लगा हुआ है तो याद रखना थोड़ा। तो फिनॉक्सो एसिटिक एसिड 2,4-D इज अ सिंथेटिक फॉर्म। कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, लार्जली इसका ट्रांसपोर्ट जो है जाइलम के थ्रू होता है, थ्रू पेरेन्काइमा सेल्स ऑफ द जाइलम विद इन दी वैस्कुलर टिश्यू। फ्लोएम भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ओके, नाउ ट्रांसपोर्टेशन इज ऑलवेज पोलार एंड यूनिडायरेक्शनल। देखो ये ज्यादातर केसेस में शूट के टिप पे प्रोड्यूस होता है, रूट के टिप पे प्रोड्यूस हो सकता है,
बट मोस्ट स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन इसका शूट के टिप पे होता है, वहां से वो नीचे की तरफ आएगा। तो पोलार मतलब एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन होती है, जब स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन होगा तो बोलेंगे पोलार। ठीक है, सो ट्रांसपोर्टेशन इज पोलार, तो स्टेम में हमेशा स्टेम की टिप से रूट की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा, यानी स्टेम की टिप से रूट सॉरी बेस की स्टेम के बेस की तरफ ट्रांसफर होगा। इसीलिए कहते हैं इसको बेसीपीटल ट्रांसलोकेशन, यानी बेस की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अगर रूट्स की बात करें, एक्रोपीटल ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम आपको ये पूछते हैं, ठीक है। और अगर ऑप्शन में दोनों आए तो आपको चूज करना है बेसीपीटल। क्यों? व्हाई नॉट एक्रोपीटल? फॉर द सिंपल रीजन कि इसका लार्ज प्रोडक्शन स्टेम के टिप पे होता है। क्लियर है? चलो, और हमें कैसे पता चला कि स्टेम के टिप पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है ऑक्सीजन, रूट के टिप पे नहीं हो रहा है? तो हमने क्या किया कि स्टेम को उल्टा कर दिया। देखो, आप अब वेरी सून पढ़ोगे कि स्टेम कटिंग्स में अगर स्टेम को काट के आप ऑक्सीजन डाल दो तो नोड से रूट्स निकलने लगते हैं। ये ऑक्सीजन का एक फंक्शन होता है, अभी हम पढ़ेंगे। और जिधर भी ऑक्सीजन होगा उधर ही रूट्स निकलेंगे। तो हमने ये देखो शुगर केन स्टेम को उल्टा किया हुआ है। उल्टा किया है तो नीचे की तरफ से रूट निकलना चाहिए था, बट क्योंकि ये ट्रांसफर होता है स्टेम के बेस की तरफ, दैट इज वाई उल्टा करने के बावजूद इधर आपको रूट्स दिखाई दिए। ये एक एक्सपेरिमेंट से हमने पता कर लिया था कि देखो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो स्टेम के बेस की तरफ होता है। इट्स अ बेसीपीटल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, आई होप इतना इज क्लियर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली इसका मेन फंक्शन क्या है? देखो, सेल का या प्लांट का ग्रोथ प्रमोटर है ये। दैट मीन्स इट विल कॉज द इंक्रीज इन साइज ऑफ द प्लांट सेल्स। सेल इनलार्जमेंट कराएगा, सेल डिवीजन में भी इसका रोल होता है। मेन हार्मोन ऑफ सेल डिवीजन इज साइटोकाइनिन, सून पढ़ेंगे। मेन हार्मोन वो है, बट इसका भी रोल होता है। ओके, समझेंगे इन अ मोमेंट। अब ये सेल इनलार्जमेंट कैसे कराएगा? तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो प्रोटॉन पंप्स होते हैं, हाइड्रोजन आयन पंप्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जब प्रोटॉन पंप्स एक्टिवेट होंगे तो सेल प्रोटॉन्स को अपने अंदर से सेल वॉल जो इंटरसेल्युलर स्पेस है वहां पे थ्रो करने की कोशिश करेगा। तो प्रोटॉन को अपने साइटोप्लाज्म से इंटरसेल्युलर स्पेस में थ्रो करने की कोशिश करेगा। अब जब इंटरसेलुलर स्पेस में प्रोटॉन्स आएंगे तो एक स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड एक्सपेंसिन एक्टिवेट हो जाता है। एक्सपेंसिन जो है सेल्यूलोज को लूज करता है। ठीक है, सेल वॉल किसका बना है? सेल्यूलोज का। तो सेल्यूलोज को लूज करेगा। अब जब सेल्यूलोज को लूज करेगा तो अब प्लांट सेल के अंदर बहुत ज्यादा पानी आ सकता है और अब प्लांट सेल ग्रो कर सकता है, एक्सपैंड कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ ये सेल एक्सपेंशन कराएगा। पहले प्रोटॉन पंप एक्टिवेट होगा ऑक्सीजन के कारण। प्रोटॉन्स साइटोप्लाज्म से सेल वॉल के अंदर आएंगे, वहां पे एक्सपेंशन प्रोटीन एक्टिवेट होगा और एक्सपेंशन के एक्टिवेशन के कारण सेल वॉल लूज होगा, पानी बाहर से आएगा और सेल वॉल और सेल पूरा का पूरा ग्रो करेगा। डीएनए रेप्लिकेशन में भी मदद करता है। डीएनए रेप्लिकेशन में परमिसिव इफेक्ट है, उसको परमिट करता है कि भाई आपके जो डीएनए के चेक पॉइंट्स आपको याद होगा सेल साइकिल में आपने पढ़े थे, उसको फ्री करता है कि जाओ सेल डिवीजन करो। ओके, चलो। नाउ इट ऑल्सो कैन इंड्यूस सेल डिवीजन ड्यूरिंग इंजुरी। तो अगर प्लांट में वुंड डेवलप हुआ है किसी रीजन से, नेचुरल और आर्टिफिशियल रीजन से, तो वहां पे कैम्बियम को बोलेगा कि भाई सेकेंडरी ग्रोथ कराओ। प्लांट टिश्यू कल्चर में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि जहां भी हमने ऑक्सीजन ज्यादा डाला तो हमें शूट की ग्रोथ ज्यादा मिलेगी। ओके, तो ऑक्सीजन का सॉरी वहां हमें रूट की ग्रोथ ज्यादा मिलेगी। ओके, सो प्लांट टिश्यू कल्चर में ऑक्सीजन रूट का ग्रोथ कराता है, और अगर हम स्टेम कटिंग्स में ऑक्सीजन डालते हैं तो वहां भी
ये रूटिंग कराएगा, यानी कि एडवेंटिशियस रूट्स का ग्रोथ करा सकता है। सेल डिवीजन इंड्यूस करा के आपके वुंड को हील भी कराता है। ओके, नाउ सेल डिवीजन के केस में ऑक्सिन इज सिनर्जिस्टिक टू साइटोकाइनिन। मतलब क्या है इसका? सिनर्जिस्टिक बोले तो साथ साथ काम करेंगे। ठीक है, देखो साइटोकाइनिन इज द मेन हार्मोन ऑफ सेल डिवीजन। ऑक्सिन मदद करता है। कैसे मदद करेगा? वो जो डीएनए के चेक पॉइंट्स है उनको परमिट करता है कि भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, सो दैट साइटोकाइनिन एक्चुअल सेल डिवीजन करा सके। कूल है। नाउ इट्स अ रूटिंग हार्मोन। एडवेंटिशियस रूट्स का ग्रोथ फॉर्मेशन कराएगा इन केस ऑफ स्टेम कटिंग। अगर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो आप स्टेम के थ्रू प्रोपगेट करते हो, शुगर केन इज वन ऑफ देम, रोज इज अनदर ऑफ देम, तो ऐसे प्लांट्स में वो स्टेम कटिंग्स में रूट का फॉर्मेशन कराएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो भाई पूछते रहते हैं हमेशा। फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। फ्लावरिंग और सेक्स डिटर्मिनेशन आपको हर एक हार्मोन का याद रखना है। पाइनएप्पल में फ्लावरिंग कराता है, दैट मीन्स उसको बोलेगा कि भाई फॉर्म मोर फ्लावर्स। और कैसे फ्लावर्स? तो फीमेल फ्लावर्स। अब देखो क्या फर्क पड़ता है फीमेल फ्लावर्स मेल फ्लावर्स? जहां भी फीमेल फ्लावर्स है, फ्रूट और सीड प्रोडक्शन वहां होगा, यानी ईल्ड वहां आएगी। समझो इस बात को। हम सोचते हैं कि फ्लावरिंग है, बिग डील, क्या कर लेंगे हम फ्लावरिंग करवा के। जहां भी फ्लावरिंग होगी वहां पे अगर फीमेल फ्लावर्स हो रहे हैं, यानी वहीं पे सीड और फ्रूट प्रोडक्शन होना है, तो ईल्ड बढ़ाने में ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। कूल है। सो दे विल प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, इट विल प्रमोट फीमेल फ्लावर्स। At the same time, it will also promote parthenocarpy. पार्थिनोकार्पी क्या है? देखो, एक्चुअल आइडिया ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन इज फर्टिलाइजेशन होगा, तब जाके सीड और फ्रूट प्रोड्यूस होगा। विदाउट फर्टिलाइजेशन ओव्यूल ओव्यूल रहेगा, ओवरी ओवरी रहेगा। एंड दिस मेक्स सेंस। ओव्यूल से अगर आपको सीड बनना है तो आपको बहुत सारा एंडोस्पर्म बनाना पड़ता है, विच इज द स्टोर्ड फूड फॉर द जाइगोट। ओवरी से आपको अगर फ्रूट बनना है तो आपको बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, स्टार्च, अदर फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, समटाइम्स कलर। तो अगर अंदर जाइगोट नहीं बना है, देर इज नो सेंस कि मैं सीड और फ्रूट बनाऊं। क्यों? क्योंकि वाई शुड प्लांट वेस्ट इट्स रिसोर्सेज ऑन प्रोड्यूसिंग अ फ्रूट, अगर रिप्रोडक्शन ही, अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ है। मेक सेंस, राइट? ओवरऑल व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ इटसेल्फ? टू रिप्रोड्यूस। लाइफ का एक ही सिंपल गोल है भाई, रिप्रोडक्शन। अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो ओवरी फ्रूट में ट्रांजिशन क्यों करे? क्या जरूरत है फ्रूट प्रोड्यूस करने की अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ? राइट? पार्थिनोकार्पी इस स्विच को स्किप कर देता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सीड आया या नहीं आया, भाई फ्रूट प्रोड्यूस करो। ठीक है। सो पार्थिनोकार्पी को ये इंड्यूस कराता है इन टोमेटो, पाइनएप्पल और बनाना में नेचुरली भी ऐसा होता है। अब आपके स्क्रीन पे आप ये डायग्राम्स देख सकते हो, ये वाइल्ड बनाना है। वाइल्ड बनाना मतलब अगर आज भी जंगल में जाओ तो आपको ऐसे बनाना मिलेंगे जहां आपको सीड्स मिलेंगे, बट जो बनाना आप खाते हो उसमें तो आपको सीड्स नहीं मिलते, पार्थिनोकार्पी की वजह से। टोमेटो, नॉर्मली जो आप टोमेटो खाओगे उसमें आपको सीड्स मिलेंगे, बट कई बार ऐसा होगा जब टोमेटो में भी आपको सीड्स नहीं मिलता, यू डोंट फाइंड सीड्स इन दी टोमेटो। ठीक है। तो ये है पार्थिनोकार्पी, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स विदाउट सीड्स। बट वेट अ मिनट, अच्छी बात है कि फर्टिलाइजेशन का वेट करना चाहिए, फर्टिलाइजेशन सिग्नल जब आएगा तब ऐसा होना चाहिए, ये बात अच्छी है। बट जब फर्टिलाइजेशन सिग्नल आया तो फ्रूट प्रमोशन में सबसे मेन रोल किसका होता है? मेन रोल होता है अनदर प्लांट हार्मोन जो हम पढ़ने वाले हैं, जिब्रेलिन का। बट ऑक्सिन भी पार्थिनोकार्पी कराता है। क्यों?
इनडायरेक्टली ऑक्सिन जाके जिब्रेलिन प्रोडक्शन को बढ़ाता है और जिब्रेलिन जाके पार्थिनोकार्पी कराएगा। विच मीन्स अगर आपने जिब्रेलिन को एक्स अकेले दे दिया तो वो भी पार्थिनोकार्पी करा लेगा। तो ऑक्सिन भी पार्थिनोकार्पी करा रहा है, जिब्रेलिन भी पार्थिनोकार्पी करा रहा है, बट जिब्रेलिन इज द मेन गाय। बट ये काउंटर इंट्यूटिव है। हम देख रहे हैं कि दो प्लांट हार्मोन्स पार्थिनोकार्पी करा सकते हैं या कराने में केपेबल हैं। और पार्थिनोकार्पी कराने का मतलब सीड प्रोड्यूस नहीं हुआ फिर भी फ्रूट प्रोड्यूस हो गया। अब नेचर ने ये इलॉजिकल चीज बनाई क्यों? जब सीड प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो उसने फ्रूट क्रिएशन को कैसे अलाउ कर दिया? ये सर्किट बनाया ही क्यों? अब ये आपको समझना पड़ेगा कि नेचर ऐसा करता ही क्यों है। मान लो 3 सिचुएशंस हम पढ़ेंगे। एक आइसोलेटेड आइलैंड था और किसी वजह से इस साल पॉलिनेटर नहीं आया। ओके, किसी वजह से इस साल पॉलिनेटर नहीं आया। अगर इस साल पॉलिनेटर नहीं आया और प्लांट्स अब नहीं रिप्रोड्यूस कर सकते तो अगले साल there won't be any plants to produce any seeds or flowers। आप समझ रहे हो? इस साल पॉलिनेटर को कोई पंगा हो गया, बीमारी आ गई, तो इस साल फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। अगर पार्थिनोकार्पी नहीं होती तो नेक्स्ट जनरेशन आ ही नहीं सकता। तो अगर अगले साल पॉलिनेटर रिकवर भी कर जाए तो भी फ्लावर्स बचेंगे ही नहीं। तो इस केसेस में नेचर ने पार्थिनोकार्पी चूज किया अ शॉर्टकट टू ओवरराइड द इफेक्ट ऑफ पॉलिनेटर शॉर्टेज। जब पॉलिनेटर शॉर्ट है फिर भी मैं रिप्रोडक्शन को आगे बढ़ाऊंगा सो दैट नेक्स्ट टाइम जब पॉलिनेटर आ जाए तो हो सके। अब दूसरा रीजन, कभी कभी सीड्स इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि वो अब रिप्रोडक्शन को हेल्प नहीं उल्टा रिटार्ड करते हैं। सीड का काम है कि समय आने पे सीडलिंग ग्रोथ में हेल्प करना। दैट इज द पर्पस ऑफ द सीड। ओके, बट किसी वजह से अगर ऐसे सीड्स हैं जो कि अब खाए ही नहीं जा सकते तो बेचारे एनिमल्स उनको डिस्पर्स ही नहीं कर पाएंगे, दूर दूर तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे। और ऐसे कंडीशंस में इट डज नॉट मेक सेंस कि रिप्रोडक्शन को अभी भी सीड पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। उस केस में प्लांट पार्थिनोकार्पी करेगा, फ्रूट बनाएगा, इस फ्रूट को खाने के लिए एनिमल आएंगे और जब एनिमल आएंगे तब गलती से ही सही एनिमल वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट से रिप्रोडक्शन करा डालेंगे। दिस इज द एग्जैक्ट केस ऑफ बनानास। नेचर में बनाना पार्थिनोकार्पिक क्यों हुआ? क्योंकि बनाना के सीड्स इतने हार्ड बन गए कि भाई अब वो रिप्रोडक्शन करा ही नहीं सकते क्योंकि एनिमल्स उनको खाएंगे नहीं। तो एनिमल्स पार्थिनोकार्पिकली प्रोड्यूस बनाना खाने के लिए आते हैं और जब ये पार्थिनोकार्पिकली प्रोड्यूस बनाना खाने के लिए आएंगे तो बनाना के जो सकर्स हैं वो सकर्स को डिस्पर्स करेंगे और इन सकर्स से नया बनाना आ जाएगा। ठीक है, दूसरा रीजन। तीसरा रीजन देखो, फ्रूट का काम है हर्बीवोर्स को अट्रैक्ट करे ताकि हर्बीवोर्स खाए और सीड को दूर जाके फेंक दे सो दैट सीड नया प्लांट बना सके। दैट इज द पर्पस ऑफ हैविंग अ डिस्पर्सर एनिमल। एनिमल आएगा फ्रूट के लालच में, फ्रूट को खाएगा, सीड को दूर फेंक देगा। आप आम के साथ तो यही करते हो ना, एक पेड़ में एक बार 500 600 कभी कभी 1000 मैंगोज आ सकते हैं। आप सारे मैंगोज कलेक्ट कर लेते हो, खाते हो, सीड को बहुत दूर जाके फेंकते हो। अब सीड के पास एक रियल चांस है कि वो जर्मिनेट करे और मदर प्लांट से कंपीट ना करे। अगर सारे 100 के 100 मैंगोज वहीं गिर जाते तो क्या होता? सब मदर प्लांट से कंपीट करने लगते। नॉट गुड फॉर रिप्रोडक्शन। बट कभी कभी ये अच्छी बात के साथ बुरी बात भी हो जाती है। अगर हर्बीवोर्स इतना ज़्यादा फ्रूट खाने आएंगे तो हो सकता है कि सीड को डैमेज कर दे। तो कभी कभी एक सैक्रिफाइस चाहिए होता है।
प्लांट्स दो तरह के फ्रूट्स बनाते हैं, एक सीडलेस फ्रूट्स, एक सीड वाला फ्रूट्स। इससे क्या है, वो उम्मीद कर रहे हैं कि अगर हर्बीवोर खाने भी आए, कम से कम कुछ सीडेड फ्रूट्स तो बचेंगे, और कुछ सीडेड फ्रूट्स अगर बच गए तो प्लांट की लाइफ साइकिल आगे कंटिन्यू हो सकती है। ठीक है। दूसरा, पॉलिनेटर को याद रखने के लिए कि भाई अगर इस किसी वजह से इस बार पॉलिनेटर नहीं है, ये कम है, तो मुझे नहीं चाहिए कि भाई पॉलिनेटर भूल ही जाए कि देयर इज अ फ्रूट जिसको मैं खा सकता हूँ। तो पॉलिनेटर को पार्थिनोकार्पी से याद दिलाते रहना चाहिए कि भाई देखो ये फ्रूट प्रोडक्शन हो सकता है। तो इस साल भले ही आप नहीं कम हो, बट रिमेंबर देयर इज स्टिल अ फ्रूट दैट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, सो उसको खाने जरूर आना। सो नेचर में पार्थिनोकार्पी का फंक्शन है पॉलिनेशन पुअर ईयर सर्वाइव करना, reduce the chances of damage due to herbivores, and ensure that the pollinator remembers that bhai there is a fruit that I can eat and uh, get nutrition from. तो इसीलिए नॉर्मल केसेस में प्लांट इंश्योर करता है कि फ्रूट प्रोडक्शन तभी हो जब फर्टिलाइजेशन हो जाए, बट पार्थिनोकार्पी इज इट्स ओन ट्रिक टू ओवरराइड दिस व्हेन नीड अराइजेस। तो प्लांट तभी इन्वेस्ट करता है फ्रूट बनाने में जब फर्टिलाइजेशन हुआ हो, क्योंकि उसको फर्टिलाइजेशन का कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर, एनर्जी, वैस्कुलर टिश्यूज को इनले करने का। बट अगर उसको चूज करना पड़े तो वो पार्थिनोकार्पी चूज करेगा जब इन्वायरमेंट उसको सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है। सो मेजर इंपैक्ट ऑफ पार्थिनोकार्पी, जिब्रेलिन, ऑक्सिन थ्रू जिब्रेलिन सपोर्ट करता है, साइटोकाइनिन इंड्यूस कर सकता है बट ना के बराबर। दूसरा, ऑक्सिन इनहिबिट्स एब्सिशन। व्हाट इज एब्सिशन? देखो, एब्सिशन इज लॉस ऑफ एन ओल्डर और द डैमेज पार्ट ऑफ द प्लांट। आप और प्लांट में बहुत ज्यादा फर्क है। हम कुछ अगर आम को हो जाए तो कभी अपना आम नहीं कटवाना चाहेंगे। प्लांट अगर लीफ को कुछ हो जाए तो सोचता है कि भाई मैं इस लीफ को क्यों रखूं अपने पास, वाई शुड आई कीप द लीफ टू माई बॉडी। मान लो ये एक हेल्दी लीफ था, इस हेल्दी लीफ को आके आपके गोट ने खा लिया। अब गोट के खाने के बाद द लीफ इज अ लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब डेंजर। क्यों? क्योंकि अब इस लीफ से पानी का लॉस हो रहा है, अब इस लीफ में इंफेक्शन आ सकता है। अगर इंफेक्शन आता रहा तो इंफेक्शन पूरे प्लांट में स्प्रेड हो सकता है। ऐसे केस में मुझे इस लीफ को रखने से कोई फायदा नहीं है, राइट? तो इस केस में मुझे इस लीफ को हटा देना चाहिए। हटाने का काम मेजर हार्मोन जो करता है दैट इज इथाइलिन। तो इथाइलिन इज द हार्मोन दैट प्रमोट्स एब्सिशन, whereas ऑक्सिन एक्ट्स एज अ ब्रेक कि भाई इथाइलिन अभी कुछ मत करो, क्योंकि अभी ये प्लांट का पार्ट यंग है। सो प्रमोट्स, ऑक्सिन प्रमोट करेगा द एब्सिशन ऑन ओल्डर लीव्स, लेकिन ऑक्सिन प्रिवेंट करेगा एब्सिशन इन यंगर फ्रूट्स एंड लीव्स। ऑक्सिन यंगर लीव्स को बोलेगा कि भाई इथाइलिन शांत हो जाओ, बट अगर ओल्डर लीफ हो गया तो उसका ठीक उल्टा इफेक्ट होता है। ओके, सो व्हेन वी वांट ओल्डर लीव्स में एब्सिशन होना तो ऑक्सिन विल प्ले अ रोल, वेरएज नए हेल्दी लीव्स में ऑक्सिन इथाइलिन को बोलेगा भाई रुक जा, अभी कुछ मत करना। ठीक है। दूसरा, सॉरी, वन मोर इफेक्ट, एपिकल डोमिनेंस। अब इसको ध्यान से समझना, रटने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही कमाल का लॉजिक है। मान लो एक प्लांट अभी अभी हुआ है, अभी अभी, क्या सही है कि ये ब्रांचेस बनाए? अगर ब्रांचेस, अभी उसके पास एनर्जी कम है, अगर एनर्जी ब्रांच बनाने में लगा दी तो सन को कैसे ले पाएगा? अभी वो छोटा है, बेचारे के पास सन नहीं आ रहा। तो अभी प्लांट जब अभी अभी नया बना है तो उसको चाहिए कि भाई जितना हाइट ले सकते हो ले लो,
जितना हाइट होगा उतना ही ज्यादा सन के आने के चांसेस हैं। तो एपिकल बर्ड इज द साइट, टिप वाला बर्ड इज द साइट जो ऑक्सिन बनाता है। ये ऑक्सिन क्या बोलता है, एक्सिलरी बर्ड को शांत रखता है। एक्सिलरी बर्ड क्या थे, द बर्ड एट द एक्सिल ऑफ लीव्स, उसको शांत रखता है कि भाई ठीक हो, तुम हो वहां, तुम ब्रांच फॉर्म कर सकते हो, अच्छी बात है, बट अभी शांत रहना, मुझे पहले ग्रो करने दो। क्यों? क्योंकि अगर मैं ग्रो करूंगा तो मैं ऊपर जाके और एपिकल बर्ड्स को छोड़ सकता हूं और ऊपर ज्यादा सनलाइट आने के चांसेस हैं। तो ऑक्सिन कॉजेज एपिकल डोमिनेंस, एक्सिलरी बर्ड को शांत कराएगा, एपिकल बर्ड को ग्रो कराएगा। दैट इज हाउ एपिकल डोमिनेंस वर्क्स एंड इट मेक्स सेंस ना, क्योंकि ऊपर जाके मुझे सनलाइट मिलेगी। बट एक बार ऑक्सीजन ऊपर चला गया, एपिकल बर्ड ऊपर चला गया, नीचे ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन लो हो जाता है। तो एक्सिलरी बर्ड को इसने जो शांत किया हुआ था वो इफेक्ट गया। अब एक्सिलरी बर्ड के पास साइटोकाइनिन का अमाउंट बढ़ जाता है और एक्सिलरी बर्ड ब्रांचेस देना शुरू करते हैं। अब ये ट्री आपका बेस्ट एग्जांपल है। यहां पे एपिकल डोमिनेंस नहीं हुआ तो देखो क्या हुआ, बेस से ब्रांचेस आना शुरू हो गए। यहां पे एपिकल डोमिनेंस हुआ तो ब्रांचेस हैं बट थोड़े ऊपर से हैं। सो इन नेचर दिस मेक्स सेंस। बट देखो हमें तो खुद से मतलब है। कभी कभी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका हमें ज्यादा ऊपर ग्रोथ से मतलब नहीं है, हमें उनका ब्रांचेस ही चाहिए। जब हमें ब्रांचेस चाहिए होता है तो हम एपिकल बर्ड को काट देते हैं एक सर्टेन हाइट के बाद। ऐसा हम टी, कॉफी, टोबैको में कर सकते हैं जहां पत्ते ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने एपिकल बर्ड्स को काट दिया, एपिकल बर्ड को काट दिया तो ऑक्सीजन घटेगा, ऑक्सीजन घटेगा तो ब्रांचेस ज्यादा आएंगे, और ब्रांचेस ज्यादा आएंगे तो लीव ज्यादा आएंगे, लीव ज्यादा आएंगे तो हमें फायदा होगा। इसी को कहते हैं हेज मेकिंग। हेज इज नथिंग, एक अंग्रेजी इंग्लिश का वर्ड है विच मीन्स अ रो ऑफ बुशेस। हमें बुशी प्लांट चाहिए, ज्यादा पत्ते चाहिए, बुश का मतलब पत्ते ज्यादा, ब्रांचेस ज्यादा। हमें बुशी प्लांट्स चाहिए क्योंकि हमारा जो प्लांट है लीफ उसका मेन ईल्ड है, लीफ से ही हम अपना प्रोडक्ट टी या टोबैको बना सकते हैं। सो प्रूनिंग इज नथिंग बट कैपिंग ऑफ या एपिकल बर्ड को काट देना, ताकि एपिकल बर्ड नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ब्रांचेस आएंगे, और ब्रांचेस आएंगे तो लीव्स आएंगे, लीव्स आएंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अब ऑक्सिन को एज अ वीडी साइड, सॉरी वीडी साइड भी यूज करते हैं या हर्बी साइड भी यूज करते हैं। वीड इज अनवांटेड प्लांट and most of the unwanted plants, many a times they are sometimes dicots, sometimes monocots. So 2,4-D 2,4-dichlorophenoxoacetic acid जो हमने पढ़ा था वो एज अ हर्बिसाइड और वीडीसाइड यूज होता है। बट ये वीडीसाइड ज्यादातर डाइकॉट वीड्स के अगेंस्ट ही यूज हो सकता है। ये करते क्या है, वैस्कुलर टिश्यूज को कोलैप्स करा देते हैं और इथाइलिन का बर्स्ट कराते हैं, इथाइलिन का हाई सिक्रीशन कराते हैं। और इथाइलिन जो है एक प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की तरह भी काम करता है। अब देखो डाइकॉट्स में काम कर जाता है, मोनोकॉट्स में काम नहीं करता। मोनोकॉट्स 2,4-D के हाई अमाउंट्स को डीएक्टिवेट करा देते हैं और दे कैन कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड मतलब किसी और के साथ जोड़ देते हैं जिससे उसका इफेक्ट घट जाता है। So 2,4-D is a good weedicide or herbicide, but only against dicot weeds. It does not work good against monocot weeds. ठीक है। वैस्कुलर डिफरेंशिएशन कराएगा, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर देर इज अ, कह लीजिए आप, डैमेज, तो कैम्बियम को जाके कहेगा कि भाई कैम्बियम डिफरेंशिएट एज सुन एज पॉसिबल। इंटरनोड्स को शॉर्ट रखता है। अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे एप्पल और पेयर जिसमें दो तरह के ब्रांचेस होंगे, लंबे ब्रांच और छोटे ब्रांच, लॉन्ग ब्रांच एंड ड्वार्फ ब्रांच। बट फ्रूट्स जो होते हैं वो ड्वार्फ ब्रांचेस भी होते हैं। तो अगर हमें ज्यादा फ्रूट चाहिए तो हमें चाहिए ना कि सारे ब्रांच ड्वार्फ ब्रांचेस ही हों। तो इस केस में हम ऑक्सिन को स्प्रे कर देते हैं ताकि ब्रांचेस ड्वार्फ रहें, और अब ये ड्वार्फ ब्रांचेस फ्रूट्स देंगे जिससे आपकी यील्ड बढ़ जाएगी। तो शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड्स to increase the production in apple and pear is done by auxin. ठीक है।
आई नो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि पहले हमने इंट्रोडक्शन भी दिया, फिर हमने ऑक्सिन की इफेक्ट्स के बारे में, और ऑक्सिन के बारे में एनसीईआरटी भी ज़्यादा बात करती है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड इट्स अ बिट मोर, बट ठीक है, थोड़ा पढ़ लो, राइट? ओके, इन द नेक्स्ट क्लास विल हैव स्टार्ट विद जिब्रेलिन। टेक केयर।